हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2013 से 2024 तक के मेंस के जो क्वेश्चन आंसर हैं पॉलिटी के, उसकी हमारी ये सीरीज चल रही है और आज हमारा 8वां दिन है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप पिछली क्लासेस को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन क्लासेस में मैं 2024 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूं और 2023 के भी काफी सारे मेंस के पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम बेहतर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन भी IAS मुख्य परीक्षा 2023 से ही आया था। प्रश्न आपके सामने है कि प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और केस कानूनों की सहायता से, ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, यानी हमारे संविधान में कौन कौन से प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान हैं और केस लॉज यानी अलग अलग वादों में जो न्यायालय है उन वादों के माध्यम से लैंगिक न्याय की संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या की। यानी जो संवैधानिक प्रावधान है और केस लॉज हैं उन्होंने लैंगिक न्याय को सुस्थापित करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे एक तो आपको आर्टिकल जो आप याद करते हो उनको आपको उपयोग करना पड़ेगा। यदि आप आर्टिकल का जिक्र नहीं करोगे तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको संवैधानिक प्रावधान पर्टिकुलर बताने पड़ेंगे, है ना, यहाँ 8-10 एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे। इसके साथ ही यदि केस कानूनों की बात की जाए तो केस कानूनों के संदर्भ में भी आपको कम से कम 6-7 वाद ऐसे याद होने चाहिए जिन वादों से हमें लैंगिक न्याय की अवधारणा देखने को मिलती है। ठीक है, ये यदि इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चर की बात करें तो लैंगिक न्याय से अर्थ बताते हुए हम भूमिका लिखेंगे, उसके बाद किस किस संवैधानिक प्रावधान में लैंगिक न्याय के आदर्श की बात है, और साथ ही केस लॉज के एग्जाम्पल देते हुए हम बताएंगे कि किस किस वाद में कैसे कैसे लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, और फाइनली हमें निष्कर्ष बताना होगा। ठीक है, इतने पार्ट होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ जाइए। 2026 में यदि आपको अटेम्प्ट देना है तो आपको अभी से क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये P2I बैच है, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाएगी, और ये बैच शुरू होने जा रहा है 17 दिसंबर सुबह 8 बजे। तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live LDLIVE LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 26,999 में मिल जाएगा। विंटर कार्निवल चल रहा है इसलिए फीस थोड़ी कम रखी गई है। इसके अलावा यदि आप 2027 या 28 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बैच से आप जुड़ सकते हैं। इस बैच में बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये बैच शुरू होने वाला है 17 दिसंबर से ही। LD Live कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ यदि आप 2025 में प्रारंभिक परीक्षा देना चाहते हैं और बहुत ही बेहतरीन फास्ट ट्रैक तरीके से अपनी जो प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन है उसको करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप जुड़िए हमारे सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच से। ये 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। LD Live कोड का प्रयोग कीजिएगा। विंटर कार्निवल 4,999, ओनली 4,999 में SIP प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भूमिका में हम बता देंगे कि भाई लैंगिक न्याय का अर्थ सभी लिंगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार। अब यहाँ पे ना कुछ बच्चे कह सकते हैं लैंगिक न्याय का तात्पर्य महिलाओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार। लैंगिक न्याय एक ऐसा शब्द है जहां पे केवल महिलाओं के साथ ही निष्पक्ष व्यवहार की बात नहीं आती, सभी लिंगों के साथ, चाहे फिर वो ट्रांसजेंडर्स हैं, LGBTQ कम्युनिटी के कोई भी मेंबर हैं, हर एक स्तर पे लैंगिक आधार पे निष्पक्ष व्यवहार हो, समान अधिकार हो और अवसर सुनिश्चित करना है। यही है लैंगिक न्याय। भारत में गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंडों को देखते हुए लैंगिक न्याय प्राप्त करना सर्वोपरि है, और हमारे आधारभूत पाठ के रूप में संविधान इस उद्देश्य की दृढ़ता से वकालत करता है। देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन और विकास करता है। यानी कि
सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा भूमिका में लैंगिक न्याय क्या होता है, यानी कि सभी लिंगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार, समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करना। और हमारे संविधान में लैंगिक न्याय के आदर्श को रखा गया है ना, और हम तत्परता से लैंगिक न्याय को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। अब आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि संवैधानिक प्रावधानों का आधार देते हुए बताइए। तो यहाँ पे संवैधानिक प्रावधानों में सबसे पहला प्रावधान तो है प्रस्तावना, है ना। यदि हम प्रस्तावना की बात करें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्थिति और अवसर की समता सुनिश्चित करती है तथा लैंगिक न्याय की नींव रखती है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्रस्तावना में ही हमें जस्टिस, न्याय की अवधारणा दिखती है और इस न्याय की अवधारणा में लैंगिक न्याय भी समावेशित है। उसके बाद यदि हम आर्टिकल्स पे आए तो सबसे पहले आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और साथ ही कानून के समक्ष समान संरक्षण के माध्यम से जो वंचित तबके हैं, जिसमें लैंगिक न्याय का भी आदर्श हम देख सकते हैं, यानी महिलाएं या जो ट्रांसजेंडर्स वगैरह हैं, उनके भी अपलिफ्टमेंट के लिए राज्य को विशेष प्रयास करने के लिए कहता है। यानी कानून के समक्ष समता और कानून के समक्ष समान संरक्षण, ये लैंगिक समानता पर जोर देता है। यानी कानून के समक्ष सब समान होंगे, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे फिर दूसरे लिंग का व्यक्ति है। और इसके साथ ही न केवल समान होंगे बल्कि जो कमजोर तबके हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए राज्य विशेष प्रयास करेगा। जैसे महिलाओं के लिए राज्य विशेष प्रयास करता है, या ट्रांसजेंडर्स वगैरह के संरक्षण के लिए हम अधिनियम लेके आए हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 15(1) स्पष्ट तौर पे कहता है कि राज्य या नागरिक, 15(2) नागरिकों की बात करता है, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर किसी अन्य नागरिक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी 15(1) भी कहता है कि लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता। साथ ही 15(3) स्पेशल एफर्ट की बात करता है कि जो राज्य है वो महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए, है ना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सकारात्मक प्रयास कर सकता है। तो 15(3). आगे बात करेंगे 16 की। लिंग भेद के बिना सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है आर्टिकल 16। यानी जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें बेसिकली जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, निवास, उद्भव, इन 7 आधारों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इन 7 आधारों में लैंगिक आधार भी शामिल है। यानी लैंगिक आधार पे भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक रोजगार के संदर्भ में। उसके साथ हम आर्टिकल 23 की बात करें, कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है जो महिलाओं और लड़कियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है ना। तो मानव तस्करी हो गया, जबरन श्रम वगैरह, इस पे प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और मानव तस्करी से सबसे ज्यादा प्रभावित, नकारात्मक तौर पे प्रभावित कौन है? तो महिलाएं। तो इसलिए आर्टिकल 23 भी महिलाओं के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39D। 2 बातें, एक तो पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के अवसर दिए जाएंगे, 39A कहता है। 39D कहता है न केवल कार्य के समान अवसर बल्कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही आप इसको भी ऐड ऑन कर सकते हो, आर्टिकल 39A को, बढ़ाई निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता, ध्यान रखिएगा, इस निशुल्क विधिक सहायता के संदर्भ में ये कहा गया कि न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से जो भी वंचित तबके हैं उनको निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। और इसी निशुल्क विधिक सहायता के संदर्भ में हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लेके आए 1987 में। और इस राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत ही हमने नलसा, सलसा, डलसा इत्यादि की स्थापना की और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यानी इसकी सूची में जिन जिन को निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, इस सूची में महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये भी लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उसके बाद आर्टिकल 42, ध्यान रखिए, कहता है कि न्यायोचित और मानवीय कार्य स्थितियों और साथ ही मातृत्व राहत, बेसिकली प्रसूति सहायता की वकालत करता है आर्टिकल 42, है ना, कि बच्चे के जन्म के समय महिला को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है और बच्चे के जन्म के साथ ही महिला के रोजगार पे नकारात्मक असर ना पड़े,
है ना, और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनी रहे, इसके संदर्भ में हम प्रसूति सहायता अधिनियम लेके आए, जिसमें महिलाओं को 6 महीने का अवकाश दिया जाता है ना, सवेतन अवकाश दिया जाता है। तो ये भी लैंगिक न्याय की दिशा में एक बेहतर कदम है। साथ ही 51A, E और F, ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों में भी स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि महिलाओं की गरिमा के लिए जो भी अपमानजनक प्रथाएं हैं उनका त्याग करने की बात की गई है और महिलाओं के सम्मान पे जोर देने की बात की गई है। यानी जितनी भी ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं के गरिमा, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं, उन प्रथाओं को समाप्त किया जाए और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्ण रवैया रखा जाए। साथ ही 73वां संविधान संशोधन हम बता सकते हैं कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्व, कम से कम 33%, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, कई राज्यों ने तो 50% तक आरक्षण दे दिया महिलाओं को, है ना। तो ये भी महिला न्याय या लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही आप जिक्र कर सकते हो संसद के द्वारा पारित किए गए संशोधन अधिनियम की, जिसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रखने की बात की गई है 2026 के बाद से। तो ये सारे के सारे पहलू हो गए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं। बहुत इजी है, आपके दिमाग, आपने यदि ये बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो इसको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता। प्रश्न की दूसरी डिमांड थी कि लैंगिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में कौन कौन से केस लॉज ने सहायता की है। तो यहाँ पे हमें कुछ केस लॉज यानी ऐतिहासिक मामलों का जिक्र करना पड़ेगा। सबसे पहले शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान 1985, मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकारों पर जोर दिया गया था शाह बानो वाद में, और कहा गया था कि व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत लैंगिक न्याय के लिए एक मिसाल कायम की गई थी। यानी शाह बानो वाद के माध्यम से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके भरण पोषण के अधिकार की बात की गई थी, और सरकार को कहा भी गया था कि जहां पे लैंगिक न्याय का मसला है वहां पे सरकार कुछ सकारात्मक प्रयास करे। इसके साथ ही विशाखा दत्त बनाम राजस्थान राज्य, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए विशाखा दत्त निर्देश प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय की तरफ से, है ना। और इन्हीं विशाखा दत्त निर्देशों के संदर्भ में 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में जो अधिनियम है वो बना। तो ये केस लॉज भी जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा या लैंगिक न्याय के संदर्भ में हम कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न ना हो, इसके लिए भी हमें तत्परता से प्रयास करने चाहिए, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट माना जाता है। साथ ही गौरव जैन बनाम भारत संघ, इस मामले में ये कहा गया था कि जो प्रोस्टिट्यूशंस हैं उनसे पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को मान्यता दी गई तथा संकटग्रस्त महिलाओं के प्रति राज्य के कर्तव्य पर बल दिया गया। ये कहा गया था कि जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशंस हैं, बेसिकली उनके जो बच्चे हैं उनके अधिकार जीवित रहने चाहिए और राज्य का ये कर्तव्य है कि उन्हें संकट से उबरने में मदद करे। तो ये भी लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। फिर जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, व्याभिचार को अपराध से मुक्त किया गया और वैवाहिक संबंधों में महिलाओं की स्वायत्तता और समानता को रेखांकित किया गया, है ना। तो यहाँ पे महिलाओं की समानता और स्वायत्तता पे बल दिया गया है जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ वाद में। साथ ही नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, इस वाद का जिक्र लैंगिक न्याय में जरूर करना है, क्योंकि लैंगिक न्याय का मतलब केवल महिलाएं नहीं है, बल्कि हम LGBTQ+ कम्युनिटी को भी इसमें शामिल करेंगे। समलैंगिकता को अपराध मुक्त करके लैंगिक न्याय को बढ़ावा दिया था इस नवतेज सिंह जौहर वाद में। साथ ही शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, इस शायरा बानो बनाम भारत संघ में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया गया और यह कहा गया जो 3 तलाक की प्रथा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का स्पष्ट तौर पे उल्लंघन करती है और ये महिलाओं की समानता, उनके गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के अगेंस्ट है। तो इस शायरा बानोवाद में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। ऐसे ही इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, सबरीमाला मंदिर प्रवेश के मुद्दे को संबोधित किया गया और यह कहा गया कि धर्म के मामले में महिलाओं के समानता के अधिकार पर जोर दिया गया। अब यदि आपको इन वादों में से 5-7 वाद भी आते, अब अगर आप वादों का जिक्र नहीं करके आओगे ऐसे क्वेश्चन में जहां पे क्लियरली पूछा गया है कि केस लॉज की सहायता से बताइए कि कैसे कैसे केस लॉज ने लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वहां पे आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे।
यदि आप एग्जाम्पल नहीं दोगे और आप सोचोगे मुझे पूरे नंबर मिल जाएं, है ना, या बेहतर नंबर मिल जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ ही हम अब निष्कर्ष की बात कर सकते हैं कि संविधान अपने प्रावधानों, संशोधनों और आलोचनात्मक न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से लैंगिक न्याय के लिए एक विकसित ढांचे को सुनिश्चित करता है जो समकालीन चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। या हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में लैंगिक न्याय का आदर्श रखा गया और इस संविधान के साथ साथ विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से भी हम लैंगिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक तौर पर अग्रसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक बार फिर से फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। अब आप बताओ क्या है इस क्वेश्चन। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और केस कानूनों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो दो चीजें बतानी थी, संवैधानिक प्रावधान और केस लॉज। तो सबसे पहले भूमिका, प्रस्तावना, आर्टिकल 14, 15(1), 15(3), 16, 23, 39A(D), फिर निशुल्क विधिक सहायता वाला 39A, 42, 51A, है ना, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, 73वां 74वां संविधान संशोधन और 106वां संविधान संशोधन। उसके बाद लैंगिक न्याय को मजबूत करने के ऐतिहासिक मामले क्या हैं, तो शाहबानो बताना पड़ेगा, विशाखा दत्त निर्देश सबको याद रहता है, गौरव जैन बनाम भारत संघ याद रख सकते हो, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। इसके साथ ही नवतेज सिंह जौहर वाद बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, इसका जिक्र करना पड़ेगा यदि लैंगिक न्याय का जिक्र करना है। तो इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। तो इस संदर्भ में हमने संवैधानिक प्रावधान भी बता दिए और केस लॉज भी बता दिए और फाइनली एक निष्कर्ष लिख दिया। बताइए किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से तो अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2023 का ही प्रश्न है। 1990 के दशक के मध्य से केंद्र सरकारों द्वारा आर्टिकल 356 के प्रयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार कानूनी और राजनीतिक कारकों का लेखा जोखा दीजिए। कहने का अभिप्राय ये हो रहा है कि 1990 के दशक के मध्य से केंद्र सरकार द्वारा जो 356 है उसका प्रयोग कम किया जा रहा है, यानी 356 के प्रयोग की आवृत्ति कम देखी जा रही है। इसके पीछे क्या कानूनी कारण है, इसके पीछे क्या कानूनी कारण है और क्या राजनीतिक कारक है? कानूनी कारण हमें अलग बताने पड़ेंगे, राजनीतिक कारण हमें अलग बताने। सबसे पहले यदि हम भूमिका की बात करें तो हम 356 के बारे में कुछ बेसिक बताते हुए भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं और इसके दुरुपयोग की भी बात कर सकते हैं। 100 से ज्यादा बार प्रयोग होने वाला आर्टिकल है, जहां अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये तो ऐसा अनुच्छेद है जो मुश्किल से ही कभी प्रयोग होगा, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा अनुच्छेद है जिसका सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग हुआ है। तो इस क्रम में हम भूमिका बता सकते हैं। लेकिन 1990 के बाद इसकी कम आवृत्ति के क्या क्या कानूनी कारण हैं और क्या क्या राजनीतिक कारण? तो सबसे पहले कानूनी कारण बताने पड़ेंगे और फिर राजनीतिक कारण बताने पड़ेंगे और फिर फाइनली हमें निष्कर्ष बता देना। ये होगा इसका मेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निलंबित करने और राज्य में प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन लागू करने का अधिकार देता है ना? कैसे? यदि वो संतुष्ट हो जाए कि राज्य में शासन संवैधानिक तंत्र के अनुरूप नहीं चल रहा है, या आप डायरेक्ट ऐसे बात कर सकते हैं कि आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि राज्य में संवैधानिक रूप से शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत। ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माताओं का इरादा 356 यानी राष्ट्रपति शासन को केवल आपातकालीन प्रावधान के तौर पे इस्तेमाल करने का था, है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद से इसका इस्तेमाल 100 से ज्यादा बार हुआ है। पूरी तरह से वैध सरकारों को कभी कभी या उन्हें अपने अधीन करने के लिए या केंद्र सरकार की अपनी पार्टी को सत्ता हासिल देने के लिए इस आर्टिकल 356 का कई बार दुरुपयोग भी हुआ है। तो ये हमने ओवरऑल भूमिका बता दी कि देखो भाई 356 क्या है और 356 का उद्देश्य क्या था कि आपातकालीन प्रावधान के तौर पे इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन 356 सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला आर्टिकल है ना? लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1990 के बाद से 356 की कम आवृत्ति के क्या क्या कानूनी कारक हैं, है ना? तो दो कारक पूछे हैं, कानूनी कारक और राजनीतिक कारक। तो क्या क्या कानूनी कारक हैं जिसके
जिसके चलते 1990 के मध्य से हमें कम आवृत्ति देखने को मिली है 356 की। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं एसआर बॉम्बई वाद 1994, बहुत फेमस वाद है। इसमें विशिष्ट उदाहरण दिए गए थे कि कब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, कब नहीं। डिटेल में निर्देश दिए गए थे और स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, है ना। कुछ विशिष्ट परिस्थितियां निर्देशित की गई थी जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, आपके पास इतना स्कोप नहीं होता है कि आप इस वाद की पूरी डिटेलिंग यहाँ पे लिखो। आप लोगों ने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा, एसआर बॉम्बई वाद। उसके बाद मूल ढांचे के रूप में संघवाद को सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत आवश्यक विशेषताएं हैं और संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। और संघवाद का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन एक बहुत बड़ी विशेषता होती है संघवाद का। ऐसे में जब संघवाद एक मूल ढांचे का हिस्सा है तो केंद्र बार बार, है ना, 356 का दुरुपयोग करेगा तो फिर न्यायालय इस प्रकार के दुरुपयोग को अवैध घोषित कर सकती है। तो यह भी एक बड़ा आधार है कि संघवाद को, डेमोक्रेसी को मूल ढांचे का पार्ट माना गया, कानूनी आधार है। तीसरा कानूनी आधार है संस्थागत तंत्र। ध्यान रखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में सरकारिया आयोग बना और सरकारिया आयोग ने अंतरराज्य परिषद के गठन करने की बात की गई। और इस अंतरराज्य जो परिषद है, इसके गठन के बाद से भी 356 का जो दुरुपयोग है वो काफी हद तक कम हुआ है। तो संस्थागत तंत्र बने कि किस तरीके से केंद्र और राज्य के मुद्दों को सहयोग और समन्वयात्मक माध्यम से सुलझाया जा सके। साथ ही रामेश्वर प्रसाद बनाम यूओई मामला, इसमें आप रामेश्वर प्रसाद मामला भी बोल सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में बिहार राज्य विधानसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। यानी सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में दृढ़ हो गया था कि यदि 356 का प्रत्यक्ष तौर पे दुरुपयोग होता है तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। और रामेश्वर प्रसाद वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। तो केंद्र सरकार अब अपनी मनमानी करने से हिचकेगी ना जब सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय तौर पे सामने आएगा। साथ ही पुंछी आयोग की सिफारिशें, पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों पर बना एक आयोग है। इसने भी आर्टिकल 356 के लगाने पर संयम बरतने की आवश्यकता पर बल दिया था तथा सामंजस्यपूर्ण केंद्र राज्य संबंधों को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत। तो ये हो गए कानूनी कारक जिनके चलते 1990 के दशक के मध्य से 356 के लगने की आवृत्ति कम हुई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी, पहले हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो कानूनी कारक हो गए। अब क्वेश्चन का सेकंड हाफ क्या है? वो कौन से राजनीतिक कारक हैं जिनके चलते 356 की आवृत्ति कम हुई है? तो राजनीतिक कारकों में हम सबसे पहले बता सकते हैं केंद्र में गठबंधन सरकारों की मौजूदगी, है ना। अब वर्तमान में केंद्र में एक दलवादी जो सरकारें होती थी उनका अस्तित्व कम हो गया है। हालांकि 2014 से लेके 2024 तक एक दल ही रहा, लेकिन फिर से गठबंधन सरकार आ गई। और उससे पहले भी हमें विशेष तौर पे 1990 से ही हमें गठबंधनों का दौर देखने को मिला। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं सरकार कई क्षेत्रीय दलों के बीच पूरी तरीके से बटी हुई थी, जिसने केंद्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया। यानी अब केंद्र बिल्कुल स्वायत्ता से निर्णय नहीं ले सकता था ऐसे मसलों पे, अपनी सहभागी पार्टियों से भी राय मशविरा करना पड़ेगा। तो केंद्र में गठबंधन सरकारों की मौजूदगी से 356 का जो प्रयोग है, दुरुपयोग है, वो कम हुआ है। साथ ही क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय देख सकते हैं और इन क्षेत्रीय पार्टियों का केंद्र की राजनीति में भी पर्याप्त सहयोग रहता है। तो इन क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ भी दुरुपयोग कम हुआ है। साथ ही राज्यसभा की संरचना, पिछले कुछ वर्षों में अधिक विविधतापूर्ण और प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्यसभा आई, जिसके लिए राष्ट्रपति शासन को राज्यसभा से पास करवाना कई बार कठिन हो जाता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका, उदाहरण के तौर पे 1997 में राष्ट्रपति KR नारायण जी ने उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन लागू करने की अपनी सिफारिश कैबिनेट को लौटा दी थी, है ना। तो सक्रिय राष्ट्रपति की भूमिका, तो राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका, इससे भी दुरुपयोग कम हुआ। हम KR नारायण जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। राज्यपालों की सत्यनिष्ठा, तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने 1990-91 में केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली जो रिपोर्ट है उसको भेजने से इनकार कर दिया था।
जबकि केंद्र ने उनको निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो राज्यपालों की सत्यनिष्ठा। अंतरराष्ट्रीय छवि को भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक छवि और संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने की जो इच्छा है केंद्र सरकार की, वो संवैधानिक मानदंडों और सिद्धांतों का पालन करने की दिशा में प्रभावित किया है, जिसके चलते 356 का दुरुपयोग कम हुआ है ना। तो ये हो गए राजनीतिक कारक। अब ऐसा बताओ कि इस क्वेश्चन में यदि आप केवल कानूनी कारक लिखाए, राजनीतिक कारक अलग से डील नहीं किए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे 10 नंबर का प्रश्न है तो ये इस तरीके से डिवाइड होता है, 5 नंबर मान लो कानूनी, 5 नंबर राजनीति। ये ऐसे भी हो सकता है, 3 और 7 भी हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में यदि आप केवल कानूनी कारक लिख के आए तो आपको 10 में से नंबर नहीं मिलेंगे, 5 में से ही मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत जरूरी है। और फाइनली निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि 1990 के दशक के मध्य से केंद्र सरकारों द्वारा 356 के उपयोग की कम आवृत्ति को कानूनी और राजनीतिक कारकों के जटिल अंतर संबंध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये कारक भारत के उभरते राजनीतिक परिदृश्य में संघवाद, संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति कड़ी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, है ना। एक बार फटाफट आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे। क्या है कि 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए कानूनी और राजनीतिक कारक, है ना। सबसे पहले भूमिका बता दी, बढ़िया। उसके बाद कानूनी कारक में एसआर बॉम्बईवाद, संघवाद एक मूल ढांचा है, अंतरराज्य परिषद, रामेश्वर प्रसादवाद, पुंछी आयोग। राजनीतिक कारकों में गठबंधन सरकारें हैं, क्षेत्रीय दलों का उदय है, राज्यसभा की स्थापना है और राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका, राज्यपालों की सत्यनिष्ठा और अंतरराष्ट्रीय छवि, जिनके चलते हम 1990 के मध्य से 356 के जो आवृत्ति है उसको कम देखते हैं। और फाइनली हमने एक निष्कर्ष लिख दिया। तो ये थी आज की क्लास। अब बताओ इन दोनों क्वेश्चंस में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, है ना। लेकिन करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को करना ये पड़ेगा, एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ललिता दहिया अकेडमी, इस चाहिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, इन पे जुड़ जाइए। और दूसरा क्या करना है, ये जो 2 क्वेश्चन आपने अभी सुने हैं ना मुस्कुराते हुए, इनको थोड़ा लिख भी लेना, है ना। खाली सुनने से नहीं होगा। हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की ये बड़ी कमजोरी होती है कि जब हमें बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, इतना अच्छे से हमको एक एक साल के क्वेश्चंस को डिस्कस कराया जा रहा है, उसके बावजूद हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और फिर हम सोचे कि हम रैंक लगा लेंगे। कैसे पॉसिबल होगा? खाली सपने देखने से तो नहीं होगा, उसके लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि जो क्वेश्चन डिस्कस कराए जाते हैं, या इससे पहले कि 7 क्लासेस में मैंने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, उनको अपने हाथ से लिखिए, भूमिका, क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या क्या निष्कर्ष होगा, है ना। तब जाके आप बेहतर कर पाओगे, है ना। और ये सीरीज 2013 तक के सारे पॉलिटी के क्वेश्चन में कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही दोस्तों, यदि 2026 में आपको जुड़ना है, 26 में आपको आईएएस का अटेम्प्ट देना है, तो P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ जाइए। LD लाइव कोड का प्रयोग करते हुए 27-28 में तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इस बैच से आप जरूर जुड़िए। मात्र 32,999 में 27-28 तक के बच्चों के लिए है। और SIP 2025 में प्रारंभिक परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस बैच से आपको जुड़ना चाहिए LD लाइव कोड के साथ, मात्र 4,999 में। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली क्लासेस में। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।